हम शो को आगे बढ़ाएंगे और यूएस के बाज़ारों में जैसे कि हमने देखा कि कल यूएस फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उसका इम्पैक्ट न सिर्फ यूएस इकॉनमी पर बल्कि दुनिया की बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से पड़ेगा, भारत के लिहाज से इसको कैसे देखना चाहिए। आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं यूएस में, उसमें भी हमें लगातार दूसरी तिमाही में कमजोरी देखी गई है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मिराज एसेट मैनेजमेंट के फिक्स्ड इनकम सीईओ महेंद्र जाजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है महेंद्र जी आपका हमारी इस पेशकश में। जो यूएस फेड ने रेटाई की है वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही की है और जीडीपी के जो नंबर आए हैं हमने देखा कि वो कमज़ोर रहे हैं एक बार फिर से दूसरी तिमाही में। अब क्या हम कह सकते हैं कि मंदी की गिरफ्त में पूरी तरह से टेक्निकली यूएस आ चुका है? क्या इसको हम ऐसे देखकर एनालाइज कर सकते हैं? देखिए, यूएस में आज जो जीडीपी नंबर जैसा आपने बताया वापस से करीब करीब 1% जीडीपी में घटाव हुआ है लास्ट क्वार्टर में, और उसके पहले क्वार्टर में 1.6% जीडीपी नीचे आया था। तो वहाँ पर इन्फ्लेशन करीब करीब 9% चल रहा है और उसके कारण लोगों के बजट में कमी हो रही है और इस कारण से लोग अपना थोड़ा कंजम्पशन कम कर रहे हैं और थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी चल रही है। तो मंदी का माहौल तो पूरा दिख रहा है। कल हालांकि फेड गवर्नर ने कहा कि अभी मंदी का ऐसा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है और मंदी रिसेशन जिसको बोलते हैं नहीं आना चाहिए, लेकिन जो डाटा आ रहा है उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूएस में एक विशियस लूप जिसको बोलते हैं बन गया है कि इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो रिसेशन होगा, और यदि फेड रेट बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए तो उससे जो फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन होगी उससे फिर एक बार और मंदी का माहौल बनेगा। तो अभी लगता है कि साल भर यूएस में बाजार में, मैं बाजार की नहीं जीडीपी की बोल रहा हूँ, मंदी का माहौल रहेगा। अब हमें आपसे ये समझना है कि जो कल स्टेटमेंट जारी की गई थी फेड की तरफ से उसमें साफ तौर से महंगाई को लेकर चिंता तो जताई गई है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत अग्रेसिवली महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने पर फोकस नहीं किया जाएगा या उस पर अग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ा जाएगा? नहीं, जैसा मार्केट में लोग मानते हैं कि फेड ने पिछले बार 75 बेसिस पॉइंट्स ईच हाइक किया तो काफी एग्रेसिव है यूएस के स्टैंडर्ड से, या जो इस समय जो ब्याज दरों का माहौल है उसके हिसाब से काफी एग्रेसिव मूव है और लगभग उन्होंने 2% रेट बढ़ा दिया है लास्ट 3 महीने में, तो काफी एग्रेसिव है। जब प्रॉब्लम है कि उन्होंने काफी लेट शुरू किया और इन्फ्लेशन एक 9% पे है, वो अभी भी जाके 2.5% पे पहुंचे हैं, तो इम्पैक्ट हमको कम दिखता है। लेकिन वहां पर जो मार्केट्स है, जो इकोनॉमी है, वो इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो यदि बहुत तेज गति से यदि रेट्स बढ़ाए जाए तो उसका हो सकता है कि उल्टा इफेक्ट हो, इसको बोलते हैं कि वो बूमरैंग हो सकता है। तो फेड को भी थोड़ा कैलिब्रेट काफी केयरफुली करना पड़ता है। और दूसरी चीज जो लास्ट फेड मीटिंग में फेड गवर्नर ने बोला था कि अभी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फेड का कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यदि तेल के दाम बढ़ गए हैं या नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ा दें उससे शायद इन्फ्लेशन पे इमीडिएट कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उन्हें काफी बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो रेट काफी तेज गति से आगे आगे बढ़ा रहे थे ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने काफी लेट शुरू किया, तो तब तक इन्फ्लेशन अपने पांव जमा चुका था, वो एक मुश्किल है। तो अभी मेरा ये मानना है कि यूएस में थोड़ा सा सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है। यदि वो रेट बढ़ाते हैं तो भी मंदी का माहौल बनेगा और यदि रेट नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन से कंजम्पशन पे इम्पैक्ट होगा, उसके कारण मंदी का माहौल बनेगा। तो अगले 2-3 क्वार्टर को थोड़ा हमें मंदी का माहौल बना के मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव साइड ये है कि मार्केट्स जो है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है और एनालिस्ट का फोरकास्ट देखो, वो पहले से बोल रहे हैं कि मंदी का माहौल बनेगा, तो शायद बाजारों पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े जितना कि अभी लगता है। नहीं, लेकिन अब चीज़ यहाँ पर ये भी समझनी है कि बेरोजगारी, महंगाई कौन सी बड़ी समस्या है यूएस के लिए और उसका प्रभाव भारत पर? नहीं, समस्या तो क्लियरली इन्फ्लेशन की है। मतलब बेरोजगारी कम हो तो उससे किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी, देश खुशहाल बनेगा। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो एक ऐसे लेवल पे चला गया, हमने लास्ट बार भी डिस्कस किया, 50 ईयर हाई, 40 ईयर हाई। तो हमारे वर्किंग कैरियर में और मैक्सिमम लोग जो आज मार्केट में, उन्होंने अपने कैरियर में इस तरह की इन्फ्लेशन देखी नहीं है। उसका इम्पैक्ट कहाँ पर कैसे होगा, अभी के लिए जॉब मार्केट यूएस में बहुत स्ट्रांग है और कंजम्पशन भी ठीक ठाक है, लेकिन आगे जाके कंजम्पशन का इम्पैक्ट
कंजप्शन पे इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन का। जहाँ तक भारत का सवाल है, आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस देखे होंगे कि भारत एकमात्र देश है आज दुनिया में जहाँ पर कि रिसेशन का चांस लोग 0% बताते हैं। तो भारत पे इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके लोकलाइज्ड फैक्टर है। और आपने देखा होगा कि ये फेड की पहली मीटिंग है 2020 के बाद में, जहाँ उन्होंने कोविड का एक बार भी जिक्र नहीं किया है। तो भारत अभी बहुत मजबूत परिस्थिति में है और हमारी गवर्नमेंट पूरे कंट्रोल में है, आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल केस में भारत पे उसका जो एक एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट होता है, मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा इम्पैक्ट होगा। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, हमारे कंजम्पशन बहुत अच्छा है और अब तो रूरल सेगमेंट में भी थोड़ा सा एक मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस का इम्पैक्ट जो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं इंडिया पे पड़ेगा। खाली एक निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर यूएस की मंदी का आया, जो कि फेड लिक्विडिटी विड्रॉ कर रहे हैं और एफपीआई जो है वो लगभग 6 महीने से लगातार बेच रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के जरिए जो नया पैसा बाजार में ला रहे हैं, तो एक मार्केट में निगेटिव मोमेंटम होने से जो करेंसी पे वगैरह वगैरह इम्पैक्ट आता है, उससे हम इस बार बच गए हैं। जीएसटी का कलेक्शन अच्छा है और अभी 5G ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें गवर्नमेंट को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश पर इतना लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। थोड़ा इम्पैक्ट तो ऑफकोर्स आएगा, लेकिन इस बार जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है, तो शायद हमको इतना नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस का हमारे ऊपर ना पड़े। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारत में ब्याज दरें बढ़ाने की जो गति है उसमें थोड़ा सा धीमापन हम आने वाले वक्त में देखेंगे? जिस भी तरह से अब हमने देखा था कि एग्रेसिवली रेट बढ़ाने की बात हमारे देश में भी चल ही रही थी, उससे थोड़ा सा टोन डाउन होगा, रेट्स बढ़ेंगी लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी, जितनी आशंका थी। बिल्कुल कविता जी, दो चीजें होंगी। एक तो जो ब्याज दर बढ़ाने की गति थी आरबीआई की, वो स्लो पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं आरबीआई की प्रीवियस जो पॉलिसी थी उसके बाद। आप देखो तेल के दाम अभी भी $105-110 पे, बट वो रेंज बाउंड है। एक जो फियर फैक्टर होता है कि पता नहीं कहाँ तक तेल के दाम जाएंगे, वो फियर फैक्टर काफ़ी कम हो गया है। मोस्ट ऑफ द कमोडिटी प्राइजेस वो कम हो गए हैं। मेटल स्पेस में आप देखिए तो काफ़ी सारे मेटल्स हैं जो अब एक साल में निगेटिव रेट पे आ गए हैं। अभी लास्ट एक हफ्ते में हमने देखा कि गेहूं के और चावल के दाम वापस बढ़े। थोड़ा सा क्लाइमेटिक इम्पैक्ट था, थोड़ा सा रशिया से जो यूक्रेन का व्हीट एक्सपोर्ट होने वाला था उस पर संधि होने के बाद भी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ, तो उसको लेके थोड़ा सा लास्ट एक हफ्ते में हमने वापस से देखा व्हीट और राइस के प्राइस बढ़े। लेकिन अब गवर्नमेंट बात कर रही है कि शुगर में हम एक्सपोर्ट कोटा वापस बढ़ाएंगे। तो देश में हर चीज़ की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास साधन है और इसलिए आरबीआई का जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। यदि आज तेल के दाम $130 रहते या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत वॉलेटिलिटी रहती, तो शायद आरबीआई को भी और ठोस कदम उठाने पड़ते। तो रेट हाइक तो जरूर होंगे, लेकिन ये बात मैं जरूर बोलूँगा कि जो पेस ऑफ द रेट हाइक है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। दूसरी फैक्टर जो मैं बोलने वाला था कि अब जैसे रेट हाइक भी होगी तो उसका बाजारों में जो फियर फैक्टर है वो भी कम रहेगा, क्योंकि बाजार भी देखता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है। आप देखिए कल फेड ने रेट हाइक किया लेकिन उसके बाद इक्विटी मार्केट्स में रैली हुई, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए। सो इस बार जो सेंट्रल बैंक्स ने एक्शन लिया है वो काफ़ी कैलिब्रेटेड है, काफ़ी वेल टेलीग्राफ्ड है, तो उसको लेके मार्केट्स में भी पैनिक नहीं है। तो एक तरफ तो ब्याज दरों में बढ़ाने की गति धीमी हो जाएगी, दूसरा मार्केट उसको बिना एनी डिसरप्शन एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। आई थिंक बोथ आर पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द मार्केट्स। अच्छा, अब एक चीज़ जो आप सिर्फ समझनी है, अक्सर जब भी आप इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो शो पर आते हैं और बॉन्ड यील्ड्स पर हम बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिछली वजह से कि आपने कहा था कि अगर मैक्स टू मैक्स पीक हुई तो 7.75% या उससे कम की रेंज में हमें बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखाई देंगी। क्या आप अभी भी अपनी उस बात पर अडिग हैं या आपको लगता है कि नहीं, इतनी तेज़ी अब बॉन्ड यील्ड्स में नहीं आएगी, जितनी तेज़ी हमने देखनी थी वो लगभग आ चुकी है? मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी हमने यही बात किया था कि जो 10 ईयर यील्ड है वो 7.5 के आसपास एंकर्ड रहेगा और वो करीब करीब वो 7.5 के रेंज में घूम रहा है। आज शायद 731, 732 कहीं बंद हुआ है। और दूसरी चीज जो
आरबीआई जब रेट बढ़ाएगा हाँ। तो शॉर्ट टर्म रेट्स ऊपर जाएंगे और यील्ड कर्व थोड़ा सा फ्लैट होगा, एंड वैसा ही हो रहा है। तो मार्केट जो है लॉन्ग टर्म रेट्स को काफी डिस्काउंट कर चुका है रेट हाइक्स को। तो मुझे लगता है कि 7.5 के ऊपर, और अब जो यूएस में भी माहौल बन गया है कि फेड के रेट हाइक करने के बाद भी 10 ईयर यील्ड वहां पर 3.5 तक गए थे, अभी 2.75 पे आ गए। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट अभी 7.5 पे 10 साल वाले यील्ड को रखेगा। शॉर्ट टर्म में हमने देखा लास्ट एक वीक में मनी मार्केट में काफी लिक्विडिटी टाइट हुई, और 3 मंथ जो बैंक सीडी रेट है वो करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट हमने मूवमेंट देखा लास्ट एक हफ्ते में। तो वो अनएक्सपेक्टेड लाइन है, और उसमें भी मुझे लगता है कि जब आरबीआई पॉलिसी के बाद थोड़ा सा ऑपरेशन ट्विस्ट या कुछ लिक्विडिटी इंजेक्शन के मेजर्स लाएगा तो थोड़ा सा यील्ड कर्व फ्लैट होगा। बट 10 साल के लिए में मुझे लगता है 7.5 पे अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने जटिल मुद्दे को हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ईटी मनी बने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। देखिए, आपका सवाल किसी भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, अपना सवाल इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, और हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।